क्लास में खत्म करना है, तो रिवीजन विल मूव अ लिटिल फास्टर देन यूजुअल क्लासेस, ठीक है। तो टू स्टार्ट विद मोशन, सबसे पहले मोशन में हम लोग शुरू में पढ़े थे दो चीजें होती हैं, रेस्ट और मोशन। व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन? तो रेस्ट और मोशन बेसिकली ये रिलेटिव चीजें होती हैं। रिलेटिव मींस किसी चीज के रिलेशन में अपन कंपेयर करके बताते हैं। कोई भी चीज रेस्ट पे है मैं कैसे बोलूंगा, क्योंकि मेरे को किसी के कंपैरिजन में वो हिलती हुई नहीं दिखती है। मतलब इफ इट इज नॉट displacing या it is not moving with respect to some stationary object, then the object is said to be at rest. वैसे अगर मेरे को मोशन बताना है तो मैं क्या बोलूंगा, if a body is continuously changing its position with respect to a stationary object, जैसे बस चल रही है, तो बस चल रही है मेरे को कैसे पता चलता है? जो बस में बैठा है, अच्छा एक एग्जांपल देखते हैं, बस पे दो लोग बैठे हुए हैं, तो आजू बाजू वाले को वो दोनों स्टेशनरी लगेंगे, लेकिन बाहर से जो देख रहा है उन लोग उसको वो दोनों ऐसे चलते हुए दिखेंगे। वो ऐसे है कि उसको कोई ना कोई चीज खड़ी हुई दिख रही है, जैसे बस के बाजू बाहर में एक पेड़ है, पेड़ एक जगह पे खड़ा हुआ तो वो स्टेशनरी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अपने को बस ऐसे जाते हुए दिखती है। तो किसी स्टेशनरी चीज से कंपेयर करके अपन बताते हैं कि सम ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो कोई भी चीज मोशन में है या रेस्ट में है, वो किसी ना किसी के साथ अपन लोग कंपेयर करके बताते हैं। तो ये दो स्टेट होते हैं, ये जो दोनों चीजें हैं इनको स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं, ठीक है। या तो कोई चीज पड़ी हुई है या कोई चीज चल रही है। तो ये हो गया अपना स्टार्टिंग अपन लोग पढ़े थे व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। इसके बाद हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले तो मैं दो क्लासिफिकेशंस पढ़ लेते हैं अपन लोग, स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर कोई चीज नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे जैसे फल और सब्जी, मतलब फल के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, सब्जी की बहुत सारी टाइप हो सकती है, लेकिन फल क्या होता है, मैं बोलूं फल लाके दिखाओ तो ये नहीं बोलना कि सर केला फल है, तो केला तो टाइप ऑफ फल हो गया। फल कोई चीज नहीं होती, फल नाम है, क्लास, एक क्लास है कि ये 10 क्लास 10A है, तो क्लास 10A कोई चीज नहीं होती, ठीक है। मतलब क्लास 10A कोई इंडिविजुअल नहीं है, क्लास 10A में बहुत सारे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। तो वैसी स्केलर कोई चीज नहीं होती, स्केलर के अंडर बहुत सारी चीजें आती हैं। वेक्टर कोई चीज नहीं होती, वेक्टर एक क्लास है, उस क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या है, बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है कि स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ध्यान से देखो तो दोनों में देखो मैग्नीट्यूड तो दोनों में ही है, वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा एक डिफरेंस है कि वेक्टर में डायरेक्शन होता है, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अब व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज द नंबर और इज द क्वांटिटी एसोसिएटेड विद एनी फिजिकल क्वांटिटी। देखो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। Physics, basically physics is the study of physical quantities. What is a physical quantity? Physical quantity are those quantities which can be measured. कोई भी ऐसी चीज जिसको मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है, उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और जब इन चीजों की अपन पढ़ाई करते हैं तो उस सब्जेक्ट को फिजिक्स बोलते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया क्या होता है, जैसे हाइट, वेट, लेंथ, टाइम, ये सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी है। अब मैं बोलूं लव, हेट, इस चीज को अपन लोग मेजर नहीं कर सकते, तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो ये सब चिपका सकते हो कि लव, हेट, इमोशंस जो होते हैं, ठीक है, जेलसी, ये सब, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है। तो हर वो चीज जिसको मेजर किया जा सकता है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, आप किसी चीज को मेजर करोगे तो कितना है तो बताना पड़ेगा। जैसे मैं एक स्केल लेके लेंथ नापा, तो कितना लंबा है या कितना ऊंचा है या कितना गहरा है ये तो बताना पड़ेगा। तो कितना जब अपन बताते हैं तो अपन एक नंबर यूज करते हैं। जैसे मैं अपनी हाइट बताऊंगा, मैं बोलूंगा 6 फीट, तो फीट से तो ये पता चला कि मैं अपनी हाइट या लेंथ बता रहा था, लेकिन कितना लंबा हूं मैं ये बताने के लिए मेरे को वो नंबर 6 यूज करना पड़ा। तो व्हेन अ नंबर इज यूज्ड विद अ फिजिकल क्वांटिटी टू टेल इट्स मेजरमेंट,
दैट नंबर इज नोन एज मैग्नीट्यूड। मतलब कितना है ये बताने के लिए अपन लोग मैग्नीट्यूड यूज करते हैं। तो मैग्नीट्यूड भले 9th वालों के लिए नया वर्ड है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना, हाउ मच, ठीक है। कितना जब अपन बता रहे हैं किसी भी चीज को नापते समय, कितना लंबा, कितना भारी, कितना देर, तो अपन लोग एक नंबर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं हमेशा यही वाला एग्जांपल चिपकाता हूं सबको। मैं सब्जी वाले के पास गया, मैं जाके बोला कि मेरे को आलू दे दो, तो वो दे पाएगा क्या? जब तक मैं उसको नहीं बताऊंगा मेरे को कितना आलू चाहिए, मुझे बोलना पड़ेगा ना मेरे को 1 किलो आलू चाहिए, तो वो 1 किलो निकाल के देगा। अगर मैं सिर्फ आलू चाहिए बोल दूंगा तो क्या वो पूरा बोरी दे देगा या एक आलू उठा के दे देगा? उसको कैसे पता चलेगा कितना लेना है? तो हमेशा अपने को किसी भी चीज को बताते समय ये एक नंबर बताना पड़ता है। 1 किलो आलू, तो 1 किलो निकाल के देगा, सिंपल सी चीज है। तो 1 किलो इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। 1 इज मैग्नीट्यूड, किलो इज यूनिट। किलो से पता चला कि मैं उसके तौल में मांग रहा हूं। अगर मैं बोल देता 1 किलोमीटर आलू चाहिए तो कोई सेंस बनता है? कोई सेंस नहीं बनता, नॉनसेंस चीज है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मुझे बतानी जरूरी है। अब इसके टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप होता है डिस्टेंस आता है स्केलर में, इसमें आता है डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली दोनों एक ही चीज है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट, मैं यहां साइड में यूनिट भी लिखते जा रहा हूं ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में यूनिट लिखा हूं। दोनों का यूनिट मीटर ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन होगा। अब इस चीज को समझो। अब जैसे कोई स्टेशन में आया, दुर्ग स्टेशन में कोई उतरा, और मैं उसको बोल दूं भाई मेरा घर स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है, आ जा, तो क्या वो आ सकता है? क्या नहीं आ सकता, क्योंकि अगर वो यहाँ स्टेशन में खड़ा है तो 5 किलोमीटर तो उसके चारों तरफ हो सकता है। वो इधर भी जा सकता था, इधर भी आ सकता था, इधर भी जा सकता था, कहीं भी जा सकता है। तो इससे तो मेरे घर नहीं पहुंच पाएगा। मैं अगर उसको बोलूं कि तू 5 किलोमीटर नॉर्थ में आ जा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ये नॉर्थ है मान लेते हैं, तो मेरे घर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जब मैं 5 किलोमीटर आ जा बोला तो मैं उसको डिस्टेंस बताया, ठीक है। जब मैं उसको 5 किलोमीटर नॉर्थ में आ जा बोला तो मैं उसको डिस्प्लेसमेंट बताया, ठीक है। तो सबसे पहला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है। तो एक डिफरेंस तो ये बताओगे, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड। मतलब जैसे मैं ऐसे चल के गया, मतलब ऐसे सीढ़ी चढ़ रहा हूं, ऐसे ऐसे यहां पहुंचा, शुरू यहां से किया, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये पूरा डिस्टेंस होगा। एक्चुअल पाथ लेकर, मतलब सही में कितना चला हूं, वो डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये वाला जो लाइन खींचा है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। मतलब कहां से कहां गए हैं वो नहीं देखेंगे अपन लोग। शुरू मतलब रास्ते में नाली पड़ी, पहाड़ आया, उससे मेरे को मतलब नहीं है। शुरू के पॉइंट से लेके आखिर के पॉइंट तक के डिस्टेंस को अगर मैं मेजर कर लूं तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ये दोनों का डेफिनेशन हो गया। फिर सेकंड तुम लोग वो बताओगे, इसका डिफरेंस बताओगे, डिस्टेंस इज स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा बताओगे, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। मतलब अगर कोई जगह, कोई चीज अपनी जगह से हिली है तो उसमें कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी, इसी में पता नहीं कोई बहस किया था मेरे से, शायद ओंकार किया था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मेरे को। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों चीजें हो सकती हैं क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक बंदा यहां से चलना शुरू किया, यहां तक गया, मतलब ए से बी गया और बी से वापस, मतलब ऐसा गया और ऐसा वापस आ गया, ठीक है। ये 10 मीटर है मान लेते हैं डिस्टेंस। तो मैं, अगर मेरे से कोई पूछे कि इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, तो 10 मीटर गया, 10 मीटर वापस आया, मैं बताऊंगा 20 मीटर ट्रैवल किया। अगर कोई मुझसे डिस्टेंस पूछेगा तो इट विल बी 20 मीटर। लेकिन अगर मेरे से कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट का तो डेफिनेशन ही यही होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो अगर ये यहां से चलना शुरू किया और वापस यहीं आ गया तो इसका तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ए ही हो गया। तो इस केस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं ये थोड़ा सा और पीछे यहां तक आ रहा है, सी तक 5 मीटर, मतलब इसका मूवमेंट समझो, ए से बी गया और बी से सी पे आ गया, समझ में आ रहा है? ए से बी, बी से वापस सी पे। तो यहां पे मेरे से अगर कोई पूछेगा डिस्टेंस कितना, तो मैं बताऊंगा 10 प्लस 15, मतलब 25 मीटर ये ट्रैवल किया डिस्टेंस वाइज। मेरे से कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा, इनिशियल पॉइंट
और ये हो गया फाइनल पॉइंट। लेकिन इनिशियली ये गया था उधर, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई और ये वाली नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। तो 10 माइनस 15 माइनस 5 बताऊंगा मैं डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ अपना डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ गया। तो मैं तुम लोगों को तीनों एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जीरो कब होता है, नेगेटिव कब होता है, पॉजिटिव कब होता है। तो हर टाइप का मालूम होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट तीनों हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कुछ इनके एग्जांपल्स हुए। अगर वो वाला क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाला अगर क्वेश्चन आया, इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाने के लिए पूछता है कई बार, सर्कल वाला क्वेश्चन। जैसे ये सर्कल था, ठीक है, इसका रेडियस मान लो 7 मीटर है, तो 7 मीटर में मान लो ये ए से चलना शुरू किया और बी पे पहुंचा है, और यहाँ पे पूछे डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्टेंस बताने के लिए मेरे को ये 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस बताना पड़ेगा, ऐसे जाना ए से बी ऐसा भी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए मेरे को ये वाली लाइन बतानी पड़ेगी, ये वाली लाइन। तो दोनों अलग अलग आते हैं। अब ये मैथ्स का क्वेश्चन है, वो तुम लोग करते रहना, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट बताते समय, अच्छा ए से घूम के अगर वापस ए पे आ गया तो डिस्टेंस कितना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पूरा एक सर्कल चला, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो, क्योंकि ए से चल के वापस ए पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखे हैं सेकंड, इसके बाद आता है स्पीड और यहां आता है वेलोसिटी। 9th में वेलोसिटी तुम लोग के लिए नया टर्म है, यहां भी मीटर पर सेकंड आएगा, यहां भी मीटर पर सेकंड है दोनों एक ही चीज। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। क्या डिफरेंस होगा, स्केलर में क्या होता है बस मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में क्या होता है बस मैग्नीट्यूड नहीं होता, डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होगा, मतलब अगर मैं बोलूं मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूं तो मैं स्पीड बता रहा हूं, अगर मैं बोलूं मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नॉर्थ जा रहा हूं तो मैं वेलोसिटी बता रहा हूं। सिंपल सी एक चीज है, ठीक है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी, यहां भी अगर डिफरेंस पूछा जाए तो क्या क्या डिफरेंस बताओगे, दोनों का डेफिनेशन बता देना, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक स्केलर होता है, दूसरा वेक्टर होता है, ये बता दो। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीन चीज बता दी, खत्म, ठीक है। इसके बाद अपन लोग पढ़े हैं, एक चीज पढ़े हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का कोई स्केलर क्वांटिटी होता नहीं है, तो ये बस वेक्टर ही होता है, इसका यूनिट होता था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो क्या क्या स्केलर है, क्या क्या वेक्टर है, मैं अलग से लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना तुम लोग कि फल एक क्लास होता है, उसमें केला, सेब, आम, ये सारे उस क्लास के अंडर में आते हैं। वैसे वेक्टर एक क्लास है, वेक्टर के अंडर में क्या क्या चीजें ऑब्जेक्ट हो सकती है वो चीज मैंने लिखा। इसके अलावा एक चीज हम लोग पढ़े थे यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। What is uniform motion? What is non-uniform motion? When equal distances are covered in equal amount of time, then it is said to be in uniform motion. When unequal distances are covered in equal amount of time, देखो दोनों ही चीज में टाइम को मैं इक्वल बोल रहा हूँ, क्योंकि घड़ी मेरे हाथ में होती है, घड़ी देखना मेरे हाथ में। तो मैं जैसे किसी गाड़ी को जाते हुए देख रहा हूँ, मैं बोलूँ मैं हर 5 सेकंड के बाद देखूंगा ये कितना चलती है, ठीक है। तो 5 सेकंड तो मेरे कंट्रोल में है, वो तो आगे पीछे होगा नहीं, तो इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम रहेगा। लेकिन वो जो गाड़ी चल रही है वो तो कोई और चला रहा है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो वो हो सकता है हर 5 मिनट में 10-10 मीटर ट्रेवल करे। तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, ये हो गया अपना यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर वो पहले मैं देखता हूं 10 मीटर चली, फिर 12 मीटर चली, उसके बाद 15 मीटर चली, फिर 20 मीटर चली, मतलब ये अनइक्वल डिस्टेंसेस है, तो ये वाला एग्जांपल हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज और, स्पीड और वेलोसिटी का मैं बताया, तो अपन लोग को एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी मालूम होना चाहिए। एवरेज स्पीड क्या होता है, स्पीड का फार्मूला याद रखना डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला में वही लिखो डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा है, और यहां दोनों के पहले लिख दो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, ये होता है अपना एवरेज स्पीड। वैसे एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे बताना हो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का दो फार्मूला बन सकता है। एक फार्मूला तो
यही वाला होगा। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। शॉर्ट में DISP जो लिखा है वो डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। जैसे यहाँ मैं बोला दोनों के डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों के पीछे टोटल लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दोनों के पीछे टोटल लिख दिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक केस और आता है जिसमें गाड़ी सीधे ही चल रही हो, मतलब वो पलट के वापस नहीं। तो अगर गाड़ी सीधे ही सीधे चल रही है तो एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, u + v/2। u क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी, v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, दोनों को डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ये वाला फार्मूला भी अपन लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए। लेकिन ये फार्मूला तभी लिखना है जब गाड़ी एक ही डायरेक्शन में सीधा सीधा जा रही है। अगर वो थोड़ा सा भी कहीं घूमी या पलट के वापस आ गई तो ये वाला फार्मूला नहीं चिपकाना, तब यही वाला फार्मूला काम आएगा, याद रखना, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन पे मोशन जब हो तभी u + v/2 लिखना है, हर जगह नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन नया वर्ड पढ़े हो 9th में। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब इसका फार्मूला अपना बनता था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t, a = v - u अपॉन t। v is final velocity minus u is initial velocity upon time taken, ठीक है। मतलब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, कोई गाड़ी वाला एग्जांपल, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अभी मैं 10 की स्पीड से चल रहा हूँ और मैं स्पीड बढ़ाया, थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ कि गाड़ी की स्पीड 25 हो गई, 10 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड हो गई, मान लो 5 सेकंड के बाद। तो 25 - 10/5 ऐसा करके मैं बताऊंगा कि मेरी गाड़ी में एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी और सारी चीजों का यूनिट तुम लोगों को याद रहना चाहिए, गलत यूनिट लिखते हो नंबर कट जाता है, ठीक है, ये एकदम याद रखना। वैसे ही फिर यहाँ पे जैसे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड अपन देख रहे हैं, वैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी आता है। तो इसमें अपन लोग क्या बोलेंगे, व्हेन बॉडी इज एक्सेलरेटेड। सर हाँ सॉरी सर, कुछ नहीं। करेक्ट है, चलो ठीक है। अब मेरे को बताना है व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो व्हेन velocity of a body is changing uniformly, मतलब equal velocities at equal interval of time को अपन लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब नॉन इक्वल वेलोसिटी चेंज इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब 5 सेकंड में मैं देखा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चल रहा है, फिर मैं 1 सेकंड के बाद देखा वो 5 से वो 6 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर कभी 9 मीटर पर सेकंड हो जाता है, फिर कभी 13 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो ये अनइक्वल वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसमें। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो है ये वो वाला एग्जांपल हुआ, ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिकल कहां पे बन सकता है, एवरेज वेलोसिटी निकालने वाले केस के लिए बन सकता है, ठीक है। तुम लोगों को कुछ जर्नी बता देगा, जैसे वो रायपुर वाला अपना कहानी सुनाता था, यहाँ से रायपुर गया, रायपुर से वापस आ गया, उस केस में एवरेज स्पीड पूछ सकता है, एवरेज वेलोसिटी पूछ सकता है। अगर मैं कहीं जाके वापस आता हूं तो मेरा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 आ सकती है वहां पे, ठीक है। और सीधे सीधे चल रहे हो तो ये u + v/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। और बाकी डिस्टेंस अपॉन टाइम के तो तुम लोग बचपन से न्यूमेरिकल बना लो, स्पीड का जो डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फार्मूला है ये अलग अलग जगह अप्लाई कर सकते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है इसमें। एक फार्मूला बनता है, फिर ये नया फार्मूला आया है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ये तुम लोगों को निकालना आना चाहिए कि अगर मेरे को स्पीड दे दिया है, शुरू में बता दिया मैं 5 से चल रहा था, थोड़ी देर में 10, थोड़ी देर के बाद 10 पे पहुंच गया, कितना टाइम लगा अगर ये बता दे तो अपन कितना एक्सेलरेशन है ये बता सकते हैं, ठीक है। ये एक पोर्शन इस चैप्टर का हुआ अपना जो कि सिंपल वाला है। इसके बाद अपन जाएंगे ग्राफ पे, तो टाइप्स ऑफ ग्राफ देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन देखेंगे। ये जो जितना मैं अभी जो मैं बोल रहा था, इसी चीज को अगर मुझे ग्राफ पे प्रेजेंट करना हो, ठीक है। ग्राफ मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफ पेपर में एक्स और वाई एक्सिस बनाते हो, दोनों एक्सिस का कुछ नाम लिखते हो और उसको पुट करके ग्राफ प्लॉट करते हो,
तो अभी तक अपन जो भी चीज पढ़ रहे थे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो कैसा बनेगा और कितने टाइप के रिप्रेजेंटेशन, कितने टाइप के ग्राफ हो सकते हैं। सबसे पहला टाइप हो सकता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। इसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूं यहीं पे बनाने की कोशिश करता हूं ABC करके। एक ग्राफ दिखेगा मेरे को, अगर डिस्टेंस टाइम में याद रखना टाइम को हमेशा अपने को रखना है x एक्सिस में, तो ये जो दूसरा वाला बचा ये है मेरे पास डिस्टेंस, इसको मैं रख दिया y एक्सिस में। एक ग्राफ हो सकता है ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जेक्ट मान लो ये 5 मीटर है, यहाँ पे घड़ी अपनी आगे बढ़ते जा रही है, लेकिन अपन क्या देख रहे हैं ये जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर ही दिखता है। मतलब जैसे मेरे से ये बोर्ड 1 मीटर की दूरी पे, तो पहले सेकंड पे भी ये 1 मीटर की दूरी पे है, 5 सेकंड के बाद भी ये 1 मीटर पे रहेगा और 10 सेकंड के बाद भी ये 1 मीटर पे रहेगा। तो इसका क्या मतलब है, ये बोर्ड को मैं इससे क्या समझ के क्या बता सकता हूँ, मैं ये बताऊंगा कि दिस बोर्ड इज एट रेस्ट बिकॉज दिस बोर्ड इज स्टेशनरी, इट इज नॉट मूविंग। सो दिस, तो ये वाला जो एग्जांपल ये हुआ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वाला, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस हो सकता है जिसमें मेरे को ऐसा वाला ग्राफ दिखे, स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये बढ़ता हुआ ग्राफ दिखे और यहाँ पे क्या है अपने पास टाइम है और यहाँ पे डिस्टेंस है। फिर से यहाँ पे डिस्टेंस अपन देख रहे हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मेरा 1 2 3 4 5, वैसे वैसे 1 2 3 4 ये कुछ भी हो सकता है, वैल्यूज में लिख नहीं रहा हूं कुछ के, मैं क्या देख रहा हूँ टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है मींस इस ऑब्जेक्ट में मोशन है, ठीक है। समझ में आ रहा है, टाइम भी बढ़ते जा रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है, मींस दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी। तो इस टाइप के ग्राफ में अपन लोग क्या निकाल सकते हैं, अपन लोग यहाँ पे वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये वाला ग्राफ बनेगा ऑब्जेक्ट एट मोशन और इसका जो स्लोप होता है वो क्या बताता है अपने को, स्लोप इज इक्वल टू अपन बोलेंगे वेलोसिटी। अच्छा, अब स्लोप से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। क्या करोगे, कोई भी दो पॉइंट पकड़ लो, ये वाला पकड़ लिया मैं और ये वाला पकड़ लिया, ए और बी नाम रख देते हैं इसका, ए और बी, कुछ भी दो पॉइंट पकड़ लिया, यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे गिराओ, यहां से एक परपेंडिकुलर नीचे गिराओ, वैसे यहां से एक परपेंडिकुलर एक्स वाई एक्सिस में लेके जाओ, यहां से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में लेके जाओ। इसको मैं y1 y2 बोल रहा हूं, इसको मैं t1 t2 बोल देता हूं, t1 t2। तो स्लोप बताने का मैं एक शॉर्टकट बताया था, क्या बताया था, y एक्सिस में जो भी लिखा है अपॉन x एक्सिस में जो भी लिखा है वो स्लोप होता है। तो y एक्सिस में मेरा ये टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, y2 माइनस y1 अपॉन t2 माइनस t1 टोटल टाइम। ये क्या बन रहा है देखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी इज, अच्छा एक तरीका और होता है, अगर ये थीटा पता हो ये वाला, तो tan थीटा या इस लाइन का स्लोप, लेकिन अभी जब हम लोग sin थीटा cos थीटा निकालना नहीं सीखे तो मैं उसको नहीं बता रहा हूं, उसको अपन आगे चल के बताएंगे, वो 9th में पूछेगा भी नहीं तुम लोग से कोई। लेकिन स्लोप जब भी कोई पूछे तो याद रखना y एक्सिस में जो भी लिखा है अपॉन x एक्सिस में जो भी लिखा है, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस नहीं बोलता हूं मैं, y एक्सिस में जो लिखा है अपॉन x एक्सिस में जो लिखा है। तो y एक्सिस में क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिख दिया होगा, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी। अगर मैं इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलूं तो ये वेलोसिटी नहीं स्पीड होगी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और हो सकती है, अगर मैं इसका सी ग्राफ बनाऊं, ये ऐसा कुछ दिख सकता है, ऐसा टाइम और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये अभी अपने को 9th में ये वाला ग्राफ नहीं पढ़ना है, ये वाला वो वाला केस हुआ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। तो कोई जरूरी नहीं ना कि ऐसा स्ट्रेट लाइन ही बने, ऐसा कर्व भी बन सकता है, इसको अपने को अभी नहीं देखना है। सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इस ग्राफ में देखो, इसमें देखते हैं क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं। पहला केस पॉसिबल है ए वाला, यही वाला सिंपल वाला,
यहाँ भी फिर से टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी को यहाँ मेरे को दिख रहा है एक ग्राफ दिखा ऐसा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका स्ट्रेट लाइन का ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये स्ट्रेट लाइन ये बताता है कि टाइम तो आगे बढ़ते जा रहा है लेकिन इस गाड़ी की वेलोसिटी नहीं बढ़ती। मतलब जैसे यहाँ पे मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये लगातार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रहा है, तो ये अपन बोलेंगे ये कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है वही बढ़ता वाला केस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, ये वाला केस। इस केस में अपन को क्या पता चलता है कि velocity is increasing with time, so when velocity is increasing with time then it is said to be accelerated motion। तो constant velocity की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा non uniform velocity या variable velocity, variable velocity या दूसरा नाम होगा इसका एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। स्ट्रेट लाइन से ये पता चलता है कि इसमें एक्सेलरेशन है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेटेड मोशन की जगह एक्सेलरेशन मेरे को लिखना था, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिखना था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, वैसे ही स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। अब यहां भी स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने का क्या तरीका, दो पॉइंट को पकड़ लिए, एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, एक पॉइंट यहां ले लेता हूं, यहां से परपेंडिकुलर गिराया, यहां से परपेंडिकुलर गिराया, तो इसको मैं t1 बोल दिया, इसको t2, तो टाइम डिफरेंस पता चल गया मेरे को, t2 t1। वैसे यहां से परपेंडिकुलर गिराया, यहां से परपेंडिकुलर इधर गिराया, ये इसको मैं बोल रहा हूं v1, इसको बोल रहा हूं v2। तो मेरा अगर मेरे से पूछे कोई एक्सेलरेशन कितना है, जो कि स्लोप ऑफ दिस ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो स्लोप बताते समय मैंने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, y एक्सिस में जो भी लिखा है अपॉन x एक्सिस में जो भी लिखा है। तो y एक्सिस में मेरे को क्या दिख रहा है, v2 v1। पूरा शुरू से तो देखना नहीं है, तो ये दो पॉइंट को पकड़े ना मान लो a और b को, तो v2 v1 अपॉन टाइम कितना लगा, t2 t1। तो ये हो गया अपना स्लोप। The slope of this graph represents velocity. Slope of this graph represents velocity. यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है, एरिया अंडर द ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसको पहले आसान तरीके से समझते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैं एक लाइन ऐसा खींच दिया, पैरेलल टू टाइम एक्सिस खींच दिया, ठीक है। इसका एरिया अंडर द ग्राफ में से कोई पूछे, मतलब मेरे को यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराना है और इस एरिया को बताना है, ये जो एरिया है ये कितना होगा ये बताना है। तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो एरिया इसका होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ की जगह मैं लिख देता हूं, वेलोसिटी को मैं मान रहा हूं लेंथ, टाइम को मान रहा हूं ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ समझ रहे हो ना, क्योंकि रेक्टेंगल में दो ही एक्सिस तो दिख रहे हैं देखो, एक वेलोसिटी वाला एक्सिस, एक टाइम वाला एक्सिस, तो दोनों की वैल्यू रख दिया यहाँ पे, मतलब एक जगह रख दिया v, एक जगह रख दिया t। तो v इनटू t क्या होगा, v इनटू t होता है डिस्प्लेसमेंट, इसको कैपिटल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। असल में v जो होता है वो ये होता है, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो t को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v इनटू t हुआ, उधर क्या बचा s, तो v इनटू t s होगा। यहां से मेरे को पता चला एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ये दो पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। ये एकदम याद रहना चाहिए, जो नए लोग हैं, जिन लोग यार क्लास नहीं अटेंड किए थे पहले। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। स्लोप मतलब ढलान ना, कुछ मैं चीज नहीं बोल रहा हूं, ढलान क्या रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन। देखो बार-बार स्लोप की बात कर रहा हूं, बस ग्राफ का नाम बदल दिया। जब मैं स्पीड डिस्टेंस टाइम बोला तो मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, जब मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम बोलता हूं तो मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, जब मैं वेलोसिटी टाइम बोलता हूं तो मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं। वैसे ही एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स
डिस्प्लेसमेंट। अब इमेजिन करो ये ग्राफ ऐसा ना होके ऐसा टेढ़ा हो जाए, ठीक है, ऐसा सीधा ना होके ऐसा टेढ़ा हो जाए, तो ऐसा टेढ़ा होगा तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ मतलब ऐसा कुछ दिखेगा, ये ऐसा टेढ़ा कर दे। तो अभी यहां से मैं अगर डंडा गिराऊं नीचे तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो शुरू में ये आसान समझाने के लिए रेक्टेंगल बनाया है, लेकिन ग्राफ कैसा भी बन सकता था। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा अब वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लेंथ इनटू ब्रेड्थ लगाया क्योंकि रेक्टेंगल था, अब यहाँ ट्रायंगल है तो मैं हाफ बेस इनटू हाइट लगा दूंगा, जो मैथ्स वाला अपन जो फॉर्मूला ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इस केस में रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। एक तीसरा ग्राफ क्या पॉसिबल है, जो कि फिर से 9th में आपके लिए नॉन इंपॉर्टेंट है, ये वाला ग्राफ, टाइम और वेलोसिटी बना रहे हैं, कर्व बने जिसमें, कर्व का क्या मतलब है, unequal velocity change in velocities in unequal manner in equal amount of time, तो ऐसा कर्व भी बन सकता है। रियल लाइफ में ग्राफ यही होते हैं, खुद ही सोचो, अपन रोड में गाड़ी लेके निकले, कुत्ता भाग के अपनी गाड़ी के सामने से ब्रेक लगाना पड़ा, वेलोसिटी कम कर दी, खाली रोड मिला मैं भगा रहा हूं, वेलोसिटी ज्यादा कर दिया, ब्रेकर आया फिर मैं स्पीड कम किया। तो जब मैं बोलता हूं कि मेरी स्पीड लगातार बढ़ रही थी या लगातार कम हो रही थी, ऐसा नहीं होता है। अपन लोग जगह जगह ब्रेक लगाते हैं, बीच में सिग्नल आ गया, ब्रेक लगा के मेरे को खड़ा होना पड़ा, तो लगातार वेलोसिटी अपनी बदलती रहती है। तो नॉन यूनिफॉर्म वाला केस होता है रियल प्रैक्टिकल लाइफ में, यही दो ग्राफ असल में होते हैं। लेकिन पढ़ने में आसानी है उसके लिए अपन लोग ये वाले ग्राफ पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन वाला, ठीक है। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला, और ये हो गया अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने बोले या वेलोसिटी निकालने बोले तो एक दूसरा फॉर्मूला, मतलब ग्राफ की हेल्प से भी हमेशा निकाल सकते हो, याद रखना। अगर ये कॉमन सेंस लगाओगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल स्मार्टली बना सकते हो, ग्राफ बना के जल्दी बनता है। तो ग्राफ पे स्लोप निकाल लोगे, और स्लोप कैसे निकालते हैं, y एक्सिस में जो भी लिखा है अपॉन x एक्सिस में जो भी लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो गया अपना टाइप्स ऑफ ग्राफ, कितने टाइप के ग्राफ पॉसिबल है। फिर इन्हीं ग्राफ की हेल्प से अपन लोग तीन इक्वेशन ऑफ मोशन निकाले थे, ठीक है। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ बोलो सर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है सर, उस पे जो सेकंड डायग्राम है सर, हाँ सर, उस पे वो ब्रैकेट में क्या लिखे हो, वेरिएबल वेरिएबल वेलोसिटी, देख वेलोसिटी बढ़ रही है ना टाइम के साथ, हाँ, वेरिएबल किस चीज को बोलते हैं, जो कांस्टेंट नहीं है, कौन सा, हाँ, यहाँ पे कांस्टेंट था, ये बढ़ती हुई दिखी, मेरे को शुरू में 0 दिख रहा था, t1 पे गया तो वेलोसिटी बढ़ गई, t2 तक पहुंचा तो वेलोसिटी और बढ़ गई, तो इसलिए मैंने वेरिएबल लिख दिया, ठीक है। तो समथिंग व्हिच इज नॉट कांस्टेंट इज वेरिएबल। तो यहां तक अपन लोग करते हैं, और इसके बाद टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है, थोड़ा सा बचा, 10 मिनट बचा है। अच्छा देखो, अब 10 मिनट में डेरिवेशन तो नहीं हो पाएगा, एक काम करते हैं, मैं तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन रिकॉल करवा देता हूं क्या होता है। वैसे भी ये अभी ना ये बंद होने वाला है। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, half at square, और v square minus v square minus u square equal to 2as। ये तीन फॉर्मूले ना एकदम तुम लोग को रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। यस सर। मतलब रटना उनके लिए बोल रहा हूँ जो मतलब जिनको समझ में नहीं आता ये क्या एलियन कहां से आ गए, ये सब चीज वो रट लेना उसको। ये तीन फॉर्मूले, इस पे बेस अपने सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, अपने को न्यूमेरिकल इसी पे बेस बनते हैं, ठीक है। और इसका डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, क्योंकि अपने को ये वाले ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, जो सेकंड वाला ग्राफ बनाया है उसके हेल्प से। सर हां बोल सर, डेरिवेशन मतलब वो ही ना सर, ये कैसे बने ये ग्राफ। हां ग्राफ में ये तीनों फार्मूला कहां से आए, सर जो फॉर्मूले, हां ये तीनों सर एक क्योंकि रटने से सर वो डायग्राम बनाते हैं ABCD करके, वो वाले से। हाँ हाँ यस, एक अपन ट्रेपेजियम बनाए थे, है ना। मैं याद दिला देता हूँ कैसा ग्राफ था। यस सर, ट्रेपेजियम बनाया, ट्रायंगल, रेक्टेंगल में उसको डिवाइड कर दिए थे। वही वाला। तो अपन लोग ऐसा कुछ लिए थे ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिए थे, और ऐसा ग्राफ बनाया था, ठीक है।
यहाँ पे मैं मान लिया था ये u है और यहाँ पे जाके इसकी वेलोसिटी v हो गई, यहाँ पे जाके इसका टाइम t हो गया। तो ये वाला ग्राफ अपन लोग पकड़े थे और इसके हेल्प से अपन लोग ये तीनों इक्वेशन डिराइव करेंगे और उसके बाद अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन सेकंड चैप्टर में मूव कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक टेस्ट तो तुम लोग दे चुके हो, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि सेकंड चैप्टर का भी एक टेस्ट लेते हैं, फिर एक कंबाइंड टेस्ट भी हो जाएगा दोनों चैप्टर मिला के, ठीक है? चलेगा? क्योंकि पिछला सर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था उनका। यस सर। क्या सर क्या बोल रहे हो सर? मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी मैं एक ये अपन अपना रिवीजन करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का टेस्ट नहीं हुआ अपना, उसका टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है? अगले सर चैप्टर के रिवीजन के बाद लोगे? हाँ, रिवीजन पहले कर लेते हैं, रिवीजन को खत्म कर लेते हैं क्योंकि सब लोग शुरू से नहीं पढ़ रहे ना, कई लोग का क्लास छूट गया। यस सर, रिवीजन के